गरीब बेटी को मिला लाखों के कपड़े पहनाने वाला ससुराल। मम्मी चलिए ना, कितनी देर हो रही है बाजार जाने के लिए। आप तो कब से बस साड़ी का पल्लू ही संभाल रही हैं। अगर हम देर से पहुँचेंगे तो बाजार में बहुत भीड़ हो जाएगी और अच्छे कपड़े निकल जाएंगे। ओफो बेटा, तू तो इतनी एक्साइटेड है कि मुझे सांस भी नहीं लेने दे रही। थोड़ा कपड़े तो अच्छे से पहन लेने दे। ओफो मम्मी, लाइए ना, मैं ही आपकी साड़ी पिन कर देती हूँ। दे दो मुझे सेफ्टी पिन। कल्पना अपनी माँ की साड़ी का पल्लू संवार कर उसमें पिन लगा देती है। इतने में बाहर वाले कमरे में बिछे तख्त पर बैठे उसके पिता माधव अपने पैसों का छोटा सा बटुआ टटोल रहे हैं। उनके बगल में बैठा 14 साल का बेटा रोहन अपने पापा से, देखा पिताजी, आज दीदी कितनी खुश है। सुबह 6 बजे से उठकर पूरे घर में चक्कर काट रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाजार नहीं बल्कि किसी बड़े शहर की रानी बनने जा रही हूँ। हाँ बेटा, खुश तो रहेगी ही ना। आखिर इतने महीनों बाद आज नए कपड़े जो खरीदने जा रही है। पिताजी, दीदी को सबसे ज्यादा खुशी नए कपड़ों से ही मिलती है ना। तभी कल्पना अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है और रोहन की बातें सुनकर, हाँ रोहन, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी कपड़े की दुकान खरीद लूं। हाँ बेटा, ये ले पैसे। ये रहे पूरे 250 रुपए। आज सुबह फल की मंडी में बिक्री थोड़ी मंदी थी, इसलिए बस इतने ही पैसों का जुगाड़ हो पाया। ओफो पिताजी, सिर्फ 250 रुपए, इतने में तो आज के जमाने में ठीक से कपड़ा भी नहीं मिलता। पर चलिए कोई बात नहीं, जितने हैं उतने में ही काम चला लेंगे। हाँ बेटा, तुझे तो पता ही है कि तेरे पिताजी बस फल बेचने का काम करते हैं। रोज का घर का राशन पानी निकालने के बाद बहुत कम पैसे बचते हैं। कोई बात नहीं पिताजी, आपको नहीं पता कि जब मैं बाजार जाती हूँ ना तो अच्छे से अच्छे कपड़े कम से कम पैसे में खरीद लेती हूँ। कल्पना अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलती है। दोनों सड़क की ओर पैदल चलने लगते हैं। तभी सामने से एक चमचमाती हुई काली कार आकर उनके पास रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है और उसमें काया अपनी माँ माधवी के साथ बैठी दिखाई देती है। क्यों कल्पना, कहाँ जा रही है इस कड़कती धूप में अपनी माँ का हाथ पकड़कर पैदल पैदल? बस ऐसे ही सब्जी भाजी खरीदने बाजार जा रही हूँ काया। अच्छा, मुझे तो लगा कि हमारे पड़ोस में जो शर्मा आंटी के यहाँ पार्टी है, कहीं तो उसके लिए नए कपड़े खरीदने तो नहीं जा रही है। लेकिन मैं तो भूल गई थी कि तू बहुत गरीब है, महंगे कपड़े तो तू खरीद ही नहीं सकती। वैसे तो मैं शहर के सबसे बड़े मॉल जा रही हूँ मम्मी के साथ, वहीं से अपने लिए बहुत महंगी ब्रांडेड ड्रेसेस की शॉपिंग करूंगी। काया कल्पना को ताने मारते हुए कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। बेटा, तूने उससे झूठ क्यों बोला? हम तो तेरे लिए कपड़े खरीदने ही बाजार जा रहे थे ना, फिर सब्जी भाजी का बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? माँ, तुम्हें तो उसका नेचर पता है ना। अगर मैं सच बोल देती कि मैं कपड़े खरीदने जा रही हूँ तो वो मेरी और बेइज्जती करती। दोनों पैदल चलते हुए मंगल बाजार पहुंचती हैं। सड़क के दोनों किनारों पर तिरपाल बिछाकर कपड़े बेचने वालों की भीड़ लगी है। दुकानदार जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को बुला रहे हैं। अरे आओ बहन जी, 100 रुपए में सूट ले जाओ। 100 रुपए में ऐसा कपड़ा जो सालों साल न घिसे। आओ और छांट कर ले जाओ। आओ बहन जी, आओ। भैया, क्या बताया तुमने? 100 रुपए में सूट? जरा दिखाना तो वो लाल और नीले रंग वाला सूट कैसा है। माँ, ये देखो तो, ये अच्छा लग रहा है ना? रंग भी कितना चमक रहा है इसका। हाँ बेटा, बहुत प्यारा लग रहा है। तुझे तो वैसे भी लाल रंग बहुत सुहाता है, ले ले यही वाला। लेकिन माँ ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर सिलाई कटी हुई है और धागे निकले हैं। ये भैया तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। भैया, आप तो ये कटा फटा पुराना कपड़ा बेच रहे हो ना, हमें ऐसा कपड़ा नहीं चाहिए। हम अच्छे और साफ सुथरे कपड़े खरीदेंगे। अरे हाँ ठीक है मैम साहब, अगर इतना ही बारीक से देखना है तो आगे चली जाओ। 100 रुपए में आपको क्या सोने का सूट मिलेगा? कल्पना माँ का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। वो 4-5 और दुकानें पर रुकती है, कपड़ों को टटोलती है, लेकिन किसी कपड़े का रंग उड़ा है तो किसी की सिलाई कच्ची है। माँ, चलिए पालिका मार्केट चलते हैं। वहाँ सड़क किनारे जो दुकानें लगती हैं उनमें थोड़ा बेहतर कपड़ा मिल जाता है। पालिका मार्केट, वही जो शहर के सबसे बड़े मॉल के ठीक सामने वाली गली में है। हाँ माँ, वहीं पर अच्छे सूट मिल जाते हैं। चलिए हम पालिका मार्केट ही चलते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर यहाँ से एक ऑटो पकड़ लेते हैं। अब इतनी दूर पैदल चलना मुश्किल होगा। अरे माँ चलो ना, पैदल ही चलते हैं। 10 रुपए कौन देगा ऑटो वाले को? वे 10 रुपए बचेंगे तो हम कुछ और काम में ले लेंगे। गरीब होने के कारण 10 रुपए बचाने की सोचकर दोनों माँ बेटी उस तपती दोपहर में पालिका मार्केट की ओर पैदल ही निकल पड़ती हैं। रास्ते में गाड़ियां गुजर रही हैं और धूल उड़ रही है, लेकिन कल्पना के चेहरे पर एक उम्मीद है। आधे घंटे बाद वो पालिका मार्केट की एक छोटी सी दुकान पर पहुंचती हैं। भैया, जरा एक सुंदर और टिकाऊ सा सूट दिखाना जो देखने में भी अच्छा और कपड़ा भी बढ़िया हो। हाँ बहन जी, ये देखिए, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। पूरे बाजार में धूम मचा रहा है ये पीस। नहीं भैया, ये रंग बहुत गहरा है। कोई हल्का और सोबर रंग दिखाइए जो मुझ पर अच्छा लगे। अच्छा, ये वाला देखिए, ये गुलाबी रंग वाला सूट। इसका वर्क देखिए कितना बारीक है। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है।
भैया इसका रेट कितना बताया आपने? बहन जी इसका फिक्स प्राइस 400 रुपए है, लेकिन आपके लिए 350 रुपए लगा दूंगा। भैया बहुत महंगा दे रहे हो आप तो। 350 तो बहुत ज्यादा है। अगर 240 में दोगे तो ही मैं ये सूट लूंगी, वरना हम आगे जा रहे हैं। अरे बहन जी 240 तो बहुत ही कम हो जाएंगे, इसमें तो मेरी खरीदी भी नहीं निकल पाएगी, थोड़ा तो बढ़ाओ। नहीं भैया, मेरी जेब में बस इतने ही पैसे हैं। देना है तो दीजिए, वरना हम दूसरी दुकान देख लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है बहन जी, ले जाइए, मौनी का समय है इसलिए 240 में ही दे देता हूँ। कल्पना अपनी जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को देती है और खुशी खुशी कपड़ों का पैकेट हाथ में थाम लेती है। दुकान से बाहर आती वो अपनी माँ से, माँ ये देखो, मैंने 240 में इतना बढ़िया सूट खरीद लिया और 10 रुपए बचा भी लिए। चलो अब इन पैसों से हम दोनों मिलकर भेल खाते हैं। वो ठेले वाले के पास जाकर 10 रुपए की भेल बनवाती है। तभी कल्पना देखती है कि सामने एक बहुत बड़ा मॉल है और मॉल में कांच के उस पार स्टैच्यू पर एक बहुत सुंदर ड्रेस टंगी हुई है। वाओ देखो ना माँ, वो शीशे के पार रेड कलर का 1 पीस गाउन कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटा, ये दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ऐसी जगह पर तो बहुत महंगा होगा। माँ बस देखने में क्या जाता है, चलो ना अंदर चलकर इसका प्राइस पूछते हैं, कौन सा हमें अभी खरीदना है। कल्पना अपनी माँ को खींचते हुए मॉल के उस चमचमाते हुए शोरूम के अंदर ले जाती है। शोरूम का सेल्समैन उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है। भैया वो जो बाहर डिस्प्ले में रेड कलर का गाउन टंगा है ना, जरा बताएंगे वो कितने का है? मैम साहब ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड के एक्सक्लूसिव पीस है और इसकी कीमत पूरे 15 लाख रुपए है। क्या 15 लाख रुपए? एक ड्रेस के इतने सारे पैसे? हाँ, और आपको देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप कभी ब्रांडेड कपड़े पहनती होंगी। कल्पना का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तभी पीछे से खिलखिलाने की आवाज आती है। काया अपनी माँ और 3-4 अमीर सहेलियों के साथ कल्पना के पीछे खड़ी होकर मजाक उड़ाते हुए। अरे अरे देखो तो जरा, कौन यहाँ 15 लाख का गाउन खरीदने आया है? कल्पना, तू और इस लग्जरी शोरूम में? काया, ये वही है ना जो तेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, जो हमेशा फटे पुराने कपड़ों में आती थी? हाँ हाँ ये वही है। कॉलेज में तो मैडम पढ़ाई में बहुत तेज बनती थी और सारे टीचर्स हमेशा इसी की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन अब कॉलेज के दिन खत्म हो चुके हैं डियर, अब शादी का समय आ गया है। और तुझे पता है मेरी शादी एक बहुत ही बड़े और अमीर घर में तय हो चुकी है। मैं तो शादी के बाद लाखों के ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी और तू तो जिंदगी भर यही पालिका मार्केट के सड़क छाप 250 रुपए वाले कपड़े ही पहनेगी। काया और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। कल्पना गुस्से और अपमान का घूंट पीकर अपनी माँ से, इसको तो जहाँ मौका मिले मेरी बेइज्जती करने से बाज नहीं आती, हमेशा अपनी अमीरी का घमंड दिखाती रहती है। बेटा ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, ये कभी गरीबों की इज्जत नहीं करते। हाँ इसीलिए तो मुझे अमीरों से नफरत है। दोनों उदास मन से अपने घर लौट आती हैं। दिन बीतते जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते बाद दोपहर के समय काया अचानक कल्पना के घर जाकर अपनी शादी का कार्ड देते हुए, सुन कल्पना, मैं तुझे अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड देने आई हूँ। मेरी शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन के घर तय हुई है। बधाई हो काया, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख कार्ड तो दे दिया है, पर तू अपनी फटीचर हालत में मत आ जाना, थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आना, ताकि मुझे अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी ही सहेली की शादी में ना आऊँ? मैं जरूर आऊंगी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। मैरिज हॉल को किसी महल की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों की खुशबू से पूरा मंडप महक रहा है। कल्पना अपने पिता, माँ और भाई के साथ शादी के पंडाल में आती है। पंडाल की रंगीनियों को देखकर रोहन अपने बहन से, दीदी काश तेरी भी शादी कभी ऐसे ही किसी बड़े और सुंदर मंडप में होती। रोहन सपने मत देख भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम गरीब लोग हैं, हमारी शादी ऐसे बड़े मंडपों में नहीं हो सकती। इतने में मंडप के बीचों बीच भारी लहंगे में सजी काया अपने पति कमल के साथ खड़ी दिखाई देती है। काया की नजर जैसे ही कल्पना और उसके परिवार पर पड़ती है, तभी वो कमल को छोड़कर अकेले ही काया के पास आती है और, देख कल्पना, देख मेरा ये लहंगा पूरे 5 लाख रुपए का है। हाँ काया, तेरा लहंगा सचमुच बहुत सुंदर है। हाँ लेकिन ऐसे घटिया और सस्ते कपड़े पहन के कौन आता है अपनी फ्रेंड की शादी में? देख जरा अपने इस 200 रुपए वाले सूट को। मेरे पास जो सबसे अच्छा कपड़ा था वही पहन कर आई हूँ काया। मैं तो तुझे अपने दोस्तों और ससुराल के रिश्तेदारों से भी नहीं मिला सकती। आखिर ऐसे फटीचर को कौन अपनी दोस्त कहकर मिलाएगा? चुपचाप कोने में जाकर खाना खा और खिसक ले यहाँ से। काया मुंह बनाकर अपने अमीर दोस्तों के पास चली जाती है। कल्पना की आंखों में आंसू छलक आते हैं। कल्पना के माता पिता और भाई को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। उसकी माँ ममता उसे समझाते हुए, बेटा उसकी बातों को दिल में मत लगा, छोड़ सब बातें, चल हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं।
कल्पना अपनी माँ के साथ खाने की मेज की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि पंडाल के एक कोने में एक परिवार खड़ा होकर यह पूरा मांजरा देख रहा है। उस परिवार का बड़ा बेटा विजय अपनी माँ कल्याणी और पिता रामनाथ के तीनों भाइयों के साथ खड़ा है। माँ, देखा आपने उस लड़की को? वो दुल्हन की कड़वी बातें सुनकर भी कितनी शांति और गरिमा के साथ खड़ी रही। हाँ बेटा, मैंने भी सब देखा। उस घमंडी दुल्हन ने उस बेचारी लड़की का कितना मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उस लड़की ने पलटकर एक भी गलत शब्द नहीं कहा। अरे संस्कार साफ झलकते हैं उसके चेहरे से। कपड़ों से इंसान की हैसियत पता चलती है, लेकिन उसके सब्र ने सब बता दिया कि उसका दिल कितना बड़ा है। माँ, आज के जमाने में इतनी सादगी और सहनशीलता वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छी बहू हमारे घर के लिए कहीं नहीं मिल सकती। तूने मेरे मन की बात कह दी विजय। कपड़ों की चमक तो 2 दिन में फीकी पड़ जाती है, लेकिन इंसान के गुण जिंदगी भर साथ निभाते हैं। हम इसी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा माँ। भाभी जी का स्वभाव देखकर लगता है कि वो हमारे घर को स्वर्ग बना देंगी। ठीक है, फिर कल ही हम किसी बिचौलिए के जरिए इस लड़की के घर रिश्ते की बात चलाते हैं। अगली सुबह कल्पना के घर बिचौलिया मानवी आती है और रिश्ते की बात चलाती है। अरे माधव जी, कल्याणी जी के घर से आपकी बेटी कल्पना के लिए रिश्ते की खबर आई है। बहुत ही संस्कारी और सीधे साधे लोग हैं। वो तो बहुत ठीक है मानवी बहन, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। ना तो हम बड़ी शादी कर पाएंगे और ना ही दहेज दे पाएंगे। अरे माधव जी, वे पैसों को नहीं इंसान के संस्कारों को देखते हैं। वे कल शादी में थे और उन्होंने कल्पना की सादगी देख ली थी। आप बस हाँ कहिए, वे लोग आज शाम ही बात पक्की करने आ रहे हैं। कल्पना के माता पिता हाँ कह देते हैं और कल्पना भी पर्दे के पीछे से ये सब सुनकर मुस्कुराती है। शाम को कल्याणी अपने परिवार के साथ कल्पना के घर पहुंचते हैं। सादगी से बातचीत होती है। कल्पना शर्माते हुए चाय लेकर आती है। कल्याणी तुरंत कल्पना का माथा चूमकर सगाई का शगुन दे देती है। बहुत ही सादगी से अगले कुछ ही दिनों में शादी संपन्न हो जाती है और कल्पना विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी की पहली रात को विजय अपने कमरे में कल्पना से बातें करते हुए, कल्पना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि शादी की भागदौड़ में हम तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाए और ना ही हम अपने कामकाज के बारे में तुम्हें विस्तार से बता पाए। हाँ, ये बात तो सही है। शादी तो बहुत ही जल्दी में तय हो गई थी। वैसे आप और आपका परिवार क्या करता है? दरअसल कल्पना, हम पूरा परिवार समाज सेवा का काम करते हैं। हमारा एक बड़ा एनजीओ है और सरकार की तरफ से हमारे एनजीओ को डोनेशन मिलता है। उसी डोनेशन से हमारा काम चलता है और घर का खर्चा निकलता है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं। चलो, अच्छा ही हुआ कि आप लोग बहुत अमीर नहीं हैं। मुझे तो अमीरों के नाम से ही घबराहट होती है। अगर आप बहुत अमीर होते तो मैं शायद आपसे शादी भी नहीं करती। ऐसा क्यों कल्पना? हर कोई तो अमीर घर में शादी करना चाहता है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पता नहीं क्यों मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं मेरी खुददारी नीलाम ना हो जाए। अगर मैं किसी बहुत अमीर आदमी से शादी कर लेती तो शायद वे लोग मुझे हर बात पर नीचा दिखाते। लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत अमीर नहीं हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इसका मतलब है कि मैं अपनी असलियत अभी से नहीं बता सकता। अगर मैंने इसे अपने परिवार की असलियत बताती तो शायद ये डर जाएगी। विजय अलमारी में से एक शॉपिंग बैग निकालकर कल्पना को देते हुए, अच्छा कल्पना, ये सब छोड़ो, ये लो, ये साड़ी तुम कल पहनना और ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अगर तुम्हारी कोई खास इच्छा हो तो वो बता दो। नहीं, मुझे इतना अच्छा और सच्चा परिवार मिला, आप जैसा जीवन साथी मिला। अब मेरी और क्या इच्छा रहनी है। लेकिन ये साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है। अरे नहीं नहीं, ये महंगी नहीं, बस दिखने में सुंदर थी तो मैंने ले ली। दोनों मुस्कुराते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब कल्पना की आंख खुलती है तो वो घड़ी देखकर हड़बड़ा जाती है। हे भगवान, पहली ही सुबह इतनी देर हो गई। सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जैसे वो तैयार होकर हॉल में पहुंचती है, उसका देवर अमित सामने आकर मुस्कुराते हुए, अरे भाभी, उठ गई आप? गुड मॉर्निंग। हाँ अमित, सॉरी, पहली ही सुबह मुझे बहुत लेट हो गया। मैं अभी जाकर जल्दी से किचन में नाश्ता बनाती हूँ। अरे भाभी, रुकिए तो सही, किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आइए आइए, मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाता हूँ। अमित कल्पना को हाथ पकड़कर सीधे डाइनिंग एरिया में ले जाता है। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठकर कल्पना का इंतजार कर रहे थे और टेबल पर तरह तरह के गर्मा गर्म नाश्ते, पराठे, फल और जूस सजे हुए हैं। टैन टैन, देखिए भाभी, खाना सज चुका है। आपके स्वागत में हमने पहले ही उठकर खाना बना लिया था। अरे, ये सब आप लोगों ने मिलकर बनाया? मेरे होते हुए आप लोगों को किचन में जाने की क्या जरूरत थी? बहू, इस घर में तुम पहली बहू बनकर आई हो। जब तुम यहाँ नहीं थी तो मुझसे तो ज्यादा भाग दौड़ और किचन का काम बनता ही नहीं था। इसीलिए मेरे बेटे ही मेरी मदद करते थे। इन्हें सब कुछ पकाना आता है। हाँ भाभी, और आप भी तो अब हमारी माँ की तरह हो। हम आपको इस घर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन भाभी, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं तो आपको रोज तंग करूंगा और बहुत परेशान करूंगा।
अच्छा रवि, परेशान बाद में करना, पहले भाभी को कुर्सी पर बिठा और खाना सर्व कर। कल्पना कुर्सी पर बैठ जाती है और रवि उसे प्लेट में खाना सर्व करते हुए। भाभी, ये आलू का पराठा मैंने खास आपके लिए बनाया है, जरा खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। कल्पना खाना खाती है और भावुक होते हुए सभी से, आप सबने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। सच कहूँ तो आप सबका ये निस्वार्थ प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी नए घर में आई हूँ। तभी सुमित अपने कमरे में जाता है और एक सुंदर सा डिब्बा लाकर कल्पना के सामने रख देता है। अरे भाभी, आपके इस घर में आने की खुशी में मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अरे इसे खोल के देखिए। कल्पना जैसे ही डिब्बा खोलती है उसमें एक बेहद खूबसूरत रेशमी ड्रेस रखी होती है। वो कपड़ा देखते ही चौंक जाती है। ओह माय गॉड, ये तो वही डिजाइनर ड्रेस है जिसे मैंने उस दिन मॉल के शोरूम में देखा था। मैंने सेल्समैन से पूछा था तो उसने कहा था कि ये 15 लाख रुपए का एक्सक्लूसिव ड्रेस है। सुमित, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही है। इतनी महंगी ड्रेस तुम कहाँ से लेकर आए? ये तो इंटरनेशनल ब्रांड का लग रहा है। अरे नहीं भाभी, आप भी क्या बात कर रही हैं? हाँ, ये इस इंटरनेशनल ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है जो एक शॉप पर मिली है। अच्छा, कॉपी है। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि ये असली है। सचमुच बहुत ही बढ़िया कॉपी बनाई है दुकानदार ने, बिल्कुल असली जैसी लग रही है। कल्पना हंसते हुए उस किचन की तरफ प्लेटें रखने चली जाती है। उसकी जाती तीनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। भाई सुमित, बहुत सही किया कि तुमने टाइम पर इसे कॉपी बोल दिया, वरना भाभी तो अभी से ही परेशान हो जाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह कल्पना छत पर अपने बाल सुखा रही थी, तभी कल्याणी कल्पना के पास आती है। बेटा कल्पना, आज शाम को हमारे पड़ोस में जो शर्मा जी है ना, उनके यहाँ उनकी बेटी की शादी का फंक्शन है। हम सबको वहाँ जाना है। ठीक है माँ जी, मैं समय पर तैयार हो जाऊंगी। शाम को जब कल्पना अपने कमरे में तैयार हो रही होती है तभी विजय कमरे में आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा है। कल्पना, तुम तैयार हो गई? देखो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? मेरे लिए? क्या लाए हैं आप? विजय डिब्बा खोलता है जिसमें एक बेहद खूबसूरत हीरों से जड़ी एक कलाई घड़ी चमक रही होती है। कल्पना उस घड़ी को अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखते हुए, देख रही है ये वॉच? ये रोलेक्स की वॉच है, इंडिया का सबसे महंगा ब्रांड है। ये इसकी घड़ी लाखों की आती है। मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदी है। हाँ यार, ये तो सचमुच बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं इसे एक बार छू कर देख लूं? कोई जरूरत नहीं है इतनी महंगी घड़ी को हाथ लगाने की। तो जैसी गरीब इसे दूर से देख ले, तेरे लिए यही काफी है। ये घड़ी, ये तो रोलेक्स की घड़ी है ना? इतनी महंगी घड़ी आप मेले कैसे ला सकते हैं? इसकी कीमत तो लाखों में होगी। अरे नहीं बाबा, तुम भी ना हर चीज को बहुत सीरियसली ले लेती हो। हम इतने भी अमीर थोड़े ना है जो लाखों की असली घड़ी खरीदेंगे। ये तो बाजार से ली हुई उस ब्रांड की फर्स्ट कॉपी है। अच्छा, कॉपी है। सचमुच बिल्कुल असली जैसी दिख रही है। अरे चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर विजय कमरे से बाहर चला जाता है और कल्पना तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सभी तैयार होकर शर्मा जी के फंक्शन में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाम लगा देखकर विजय एक बड़े शोरूम के सामने गाड़ी को पार्क कर देता है और सभी लोगों से, आगे एक एक्सीडेंट हुआ है, क्राउड क्लियर होने में समय लगेगा, तब तक हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते हैं। सभी लोग कार से बाहर निकलते हैं। तभी कल्पना देखती है कि सामने शोरूम के बाहर एक बहुत ही महंगी ड्रेस टंगी हुई है। कल्पना उस स्टैच्यू के पास जाती है और उस ड्रेस को छूकर मन ही मन, कितनी सुंदर ड्रेस है ये। काश मैं भी ऐसी ड्रेस ले सकती, लेकिन मेरे ससुराल वाले इतने भी अमीर नहीं है कि मुझे इतनी महंगी ड्रेस दिला सके। इधर कल्पना को इस तरह ड्रेस को छूता देखकर रवि विजय से, भैया लगता है भाभी को वो ड्रेस बहुत पसंद आ गई, आप कहें तो मैं भाभी को वो ड्रेस दिला दूं? अरे नहीं रवि, अभी नहीं। तुम्हें पता है ना कि अभी हम अपने बारे में सब कुछ कल्पना को नहीं बता सकते। थोड़ी ही देर में ट्रैफिक जाम हट जाता है और सभी लोग वापस कार में बैठकर पार्टी में पहुंच जाते हैं। कल्पना के ससुराल वाले अपने अपने मेहमानों से बातें करने लगते हैं और कल्पना वहां लगी एक चेयर पर बैठ जाती है। तभी दूर से काया चमकते हुए लहंगे में अपनी सहेलियों के साथ आती दिखाई देती है। उसकी नजर जैसी कल्पना पर पड़ती है वो ताना मारने के लिए सीधी उसके पास चली आती है। अच्छा, तू भी इस पार्टी में आई हुई है? हाँ, मैंने सुना था कि तेरी शादी भी ठीक ठाक घर में हुई है। वैसे मेरे ससुराल वाले तेरे इस मामूली ससुराल वालों से कहीं ज्यादा अमीर है। और देख, मैंने आज पहले लाखों की ब्रांडेड ड्रेस पहनी है और तू शादी के बाद भी तूने इतने सिंपल और सस्ते कपड़े पहने हैं। ओह माय गॉड। हाँ काया, बस मेरे पास जो था वही पहन लिया। बातें करते करते काया की नजर अचानक कल्पना की कलाई पर बंधी चमकती हुई रोलेक्स घड़ी पर पड़ती है। काया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तू ये घड़ी ये तेरे पास कहाँ से आई? ये तो देश की सबसे महंगी ब्रांडेड घड़ी है। तो जैसी फटीचर इसे कैसे पहन सकती है? अरे नहीं यार काया, तू गलत समझ रही है। ये तो बस बाजार से ली हुई मामूली कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, कॉपी है। मुझे तो लगा कि इतनी महंगी घड़ी तुझे कहाँ से मिल गई।
इतने भी अमीर नहीं है तेरे ससुराल वाले कि तुझे असली रोलेक्स दिलवा सके। ऐसा कहकर काया वहां से चली जाती है, लेकिन पीछे खड़ा विजय का छोटा भाई सुमित ये सब कुछ देख और सुन रहा था। वो चेहरा उदास लिए सीधे हॉल के दूसरे कोने में खड़े अपने पिता, माँ और भाइयों के पास जाता है। क्या हुआ सुमित, तू तो अपनी भाभी को बुलाने गया था ना, बुला लाया उसे? पिताजी बुलाने तो गया था, लेकिन सुमित सारी बातें अपने परिवार वालों को बता देता है। ये तो बहुत ही गलत बात है, वो लड़की हर बार मेरी बहू का अपमान करती है। लेकिन सुमित, उस लड़की को ये तो पता नहीं चला ना कि वो घड़ी असली ब्रांडेड घड़ी है। पिताजी भाभी ने तो खुद ही कह दिया कि ये नकली कॉपी है, लेकिन जिस तरह से भाभी को मजबूरी में ये सब सहना पड़ रहा है ना, और उन्हें झूठी कॉपियां बताकर रखनी पड़ रही हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सुमित शांत हो जाओ, बस कुछ दिनों की बात है। हमारा समाज सेवा का प्रोजेक्ट पूरा होते ही हम सारी सच्चाई तुम्हारी भाभी को बता देंगे। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। सभी लोग कल्पना के पास जाते हैं और साथ में मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर के हॉल में परिवार के सभी लोग सोफे पर बैठे हुए हैं। तभी विजय मोबाइल में कैलेंडर देखते हुए कल्पना से, कल्पना आने वाली 25 तारीख को मुझे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। 25 तारीख? क्या आप किसी और दिन नहीं जा सकते? क्योंकि उस दिन तो मेरा बर्थडे है और मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ रहें। कल्पना काम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन हमारे लिए बहुत खास है। मैं अपना ये ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ और मैं उस दिन यहीं रहूंगा। अच्छा ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बैठिए, मैं किचन से आपके लिए कुछ गरम गरम पकौड़े बनाकर लाती हूँ, सबको भूख लगी होगी। कल्पना पकौड़े बनाने के लिए किचन में चली जाती है। उसके किचन में जाती सुमित, पिताजी बस बहुत हो गया, अब हमें भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए जिसके वो हकदार है। लेकिन बेटा, हम उन्हें बता कैसे सकते हैं? हम लोग वास्तव में बहुत अमीर हैं, और ये भी कि हम उन्हें ये सब कुछ तोहफे में क्यों दे रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा कहकर अमित धीरे धीरे सभी लोगों को अपना आइडिया बता देता है। आइडिया सुनकर विजय खुश होते हुए, अरे ये आइडिया तो बहुत सही है, तो फिर हम सब मिलकर ऐसा ही करेंगे। तभी कल्पना प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े लेकर बाहर आती है। वो सबको फुसफुसाते हुए बात करते देखकर, क्या खुसर फुसर चल रही है? क्या बॉस के काम की कोई नई मुसीबत आ गई है? अरे नहीं कल्पना, ये मेरे बॉस की पत्नी का जन्मदिन है और वो दोनों देश से बाहर हैं। उन्होंने मुझे उनके लिए कुछ जरूरी खरीदारी करने की जिम्मेदारी दी है। सोच रहा था हम सब साथ चलेंगे तो पसंद करने में आसानी होगी। कोई बात नहीं, सब चलेंगे। ऐसा कहकर कल्पना सभी को पकौड़े सर्व करती है। अगले दिन पूरा परिवार शहर के सबसे बड़े और आलीशान मॉल में पहुंचता है। मॉल की भीड़, जगमगाहट और वहां की महंगाई देखकर कल्पना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे, यहाँ तो सब कुछ इतना महंगा है। क्या आप सच में यहाँ से खरीदारी करेंगे? मुझे तो लगता है कि आपके बॉस आपको डांटेंगे। अरे भाभी, ये बहुत अमीर लोग हैं, इन्हें पैसों की कोई चिंता नहीं है, आप बस चीजें पसंद कीजिए। कल्पना सबसे पहले कपड़ों के काउंटर पर जाती है और स्टैच्यू पे ढेर सारी महंगी महंगी ड्रेस लगी होती हैं, जहां पर वो एक एक करके कपड़े देखती है। माँ जी ये देखिए, ये ड्रेस देखिए, ये कितना सुंदर है। आपकी बॉस की पत्नी के लिए ये ड्रेस ले लीजिए, बहुत सुंदर है। अरे बेटा, एक ही ड्रेस क्या होता है, कम से कम 5-6 ड्रेस तो पसंद कर। अब कल्पना 5-6 अलग अलग तरह की महंगी महंगी लाखों की ड्रेस पसंद करती है और विजय उन सभी ड्रेस को काउंटर पर पहुंचाने के लिए कह देता है। तभी कल्याणी कल्पना से, बहू हम सामने वाले काउंटर पर चलते हैं, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर कांजीवरम साड़ियाँ हैं। कल्याणी कल्पना को लेकर कांजीवरम साड़ियों के काउंटर पर पहुंचती है। लाखों की महंगी महंगी साड़ियां देखकर कल्पना हैरान रह जाती है। फिर भी अपने ससुराल वालों के कहने पर वो 5-6 साड़ियां पसंद कर लेती है। विजय उन्हें भी काउंटर पर पहुंचाने के लिए कह देता है। तभी एक शोरूम का मैनेजर उनके पास आकर, सर, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव पीस आया है, आप जैसे लोग ही इसे खरीद सकते हैं, आइए दिखाता हूँ। मैनेजर सभी को एक बड़े हॉल में ले जाता है, जहां ढेर सारे महंगे ब्रांडेड ड्रेस के बीच एक एक्सक्लूसिव पीस व्हाइट कलर की बॉल गाउन टंगी हुई होती है। वाओ, वो ड्रेस तो सपनों जैसी है। माँ, पिताजी ये खरीद लीजिए, ये बहुत सुंदर है, लाखों नहीं करोड़ों में एक है। विजय उसे भी खरीद लेता है। उसके बाद वो कल्पना को जूते चप्पल के काउंटर पर ले जाता है। उसे ढेर सारी सैंडल दिलाता है, फिर परफ्यूम, मेकअप, ज्वेलरी और अलग अलग तरह की चीजों की शॉपिंग करवाता है। कल्पना लाखों की शॉपिंग करते हुए मन ही मन, इतना सुंदर ड्रेस है ये, हर चीज मैंने इतनी चुन चुन कर खरीदी है, लेकिन अफसोस कि मैंने ये अपने पति के बॉस की पत्नी के लिए खरीदी है। काश मैंने ये अपने लिए खरीदी होती। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी जो जीवन में मिला है वो कम नहीं है। शॉपिंग के बाद सब घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज कल्पना का जन्मदिन होता है। कल्पना सुबह सोकर उठती है तो विजय अपने हाथों में ढेर सारे गुलाब लेकर कल्पना को विश करते हुए, जन्मदिन मुबारक हो कल्पना, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज शाम को हमने तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट किया है, तो तुम तैयार हो जाना।
कल्पना बाहर निकलती है, सभी लोग कल्पना को विश करते हैं। फिर कल्पना किचन के काम में लग जाती है। ऐसे सारा दिन बीत जाता है। शाम को कल्पना पार्टी में जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। इधर सभी लोग हॉल में बैठे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। तभी विजय के फोन पर एक कॉल आता है। जी सर, काम हो गया, आप निश्चिंत रहिए, अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। विजय फोन रखकर रामनाथ को सारी बातें बताते हुए, पिताजी, अब हम कल्पना को भी सारी बातें बता सकते हैं। तभी अपने हाथों में 2 साड़ियां लिए कल्पना बाहर आकर अपनी सास से, माँ जी, मैं इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहनूं? नहीं बेटा, तुम आज ये नहीं पहनोगी। आज तुम वो व्हाइट बॉल गाउन पहनोगी जो हम मॉल से लाए थे। क्या? वो तो बॉस की पत्नी के लिए था ना, मैं उसे कैसे पहन सकती हूँ? कल्पना, अब समय आ गया है सच जाने का। वो कोई बॉस की पत्नी का जन्मदिन नहीं था। वो ड्रेस हमने तुम्हारे लिए खरीदी थी। ये घड़ी भी असली है और सारी चीजें असली हैं। क्या? आप लोग इतने अमीर हो? तो फिर आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? बेटा, उसकी एक बड़ी वजह थी। रामनाथ अपने परिवार के साथ एक बहुत बड़ी जमीन पर खड़े होकर अपने मैनेजर से बातें करते हुए, हाँ तो बताओ कि वृद्धाश्रम बनाने के लिए जमीन कैसी है? वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी बहुत सारे लोग वहां आकर रामनाथ और उसके परिवार वालों को घेर लेते हैं। अरे, ये तो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सर, ऑटोग्राफ प्लीज। देखते ही देखते वहां भीड़ लग जाती है। लोग उन्हें घेर लेते हैं। मैनेजर बड़ी मुश्किल से उन्हें भीड़ से बाहर निकाल कर ले आता है। सभी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में मैनेजर सभी से, सर, यदि आप इंडिया का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान छुपानी होगी, वरना हर दिन लोग आपको ऐसे घेर लेंगे और काम करना मुश्किल होगा। ठीक है, हम दूसरे शहर में एक फ्लैट लेंगे और नए नाम से रहेंगे। जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा ना हो कोई हमारी असलियत नहीं जान पाएगा। ये सब सुनकर कल्पना स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका परिवार इतना महान और धनी है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मैं आप जैसे महान लोगों के घर की बहू हूँ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल कार मंगवाई है। इतनी बड़ी ड्रेस पहनकर तुम साधारण कार में नहीं जा सकती। कल्पना खुश होकर अंदर जाती है और उस व्हाइट बॉल गाउन में सजकर बाहर आती है। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। परिवार के सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। भाभी, आप तो आज कहर डाल रही हैं। चलिए, अब पार्टी का समय हो गया है। तब तक बाहर गाड़ी भी आ जाती है। वो लोग एक लंबी आलीशान गाड़ी में बैठकर पार्टी हॉल पहुंचते हैं। हॉल के बाहर बहुत सारे लोग और मीडिया खड़ी है। सब चिल्ला रहे हैं, मित्तल परिवार आ गया, ओनर आ गए। कल्पना की सहेली काया भी वहां मौजूद है। ये तो कल्पना है। ये मित्तल एंड मित्तल परिवार की बहू कैसे बनी? और ये करोड़ों की ड्रेस। कल्पना काया के सामने से आकर रुकती है और कल्पना से, कैसी लग रही है मेरी ड्रेस काया? और हाँ, आज मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। ये सब नाटक है। तू इतनी अमीर नहीं हो सकती। ये सब उधार का होगा। खबरदार मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। ये सब मेरा परिवार है और कल्पना हमारी जान है। विजय के पीछे उसका पूरा परिवार कल्पना को लेकर स्टेज पर जाता है। तभी कल्पना के मायके वाले भी स्टेज पर आते हैं। कल्पना सभी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो एक बड़ा सा केक काटती है। सब लोग कल्पना के लिए ताली बजाने लगते हैं। इधर माया का पति काया के पास आकर ये सब कुछ देखते हुए, काया, ये मित्तल परिवार है, इंडिया के अमीर लोगों में से। ये और देखो, उनकी बहू कितनी खूबसूरत है। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताने ही भूल गया कि मैं इन्हीं के लिए काम करता हूँ। काया ये सुनकर जल भुनकर खाक हो जाती है। मुझे आज पता चला कि प्यार और इज्जत किसी ब्रांड के कपड़ों से नहीं बल्कि इंसान के दिल से मिलती है। पार्टी की चकाचौंध में काया कहीं कोने में खड़ी होकर अपनी हार पर कुढ़ रही है। उसे सबक मिल चुका है। कल्पना अपने परिवार के साथ उस रात का आनंद लेती है और पूरी दुनिया में अपनी नई एक पहचान बनाती है।